साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, अपन संसद के कार्यों के संदर्भ में बात कर रहे थे और संसद के द्वारा साधारण कानूनों का निर्माण किस प्रकार होता है, अर्थात साधारण विधेयक कैसे होते हैं, किस प्रकार रखे जाते हैं, उनसे संबंधित जो प्रथम वाचन कैसे होता है, द्वितीय वाचन कैसे होता है, तृतीय वाचन कैसे होता है, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति क्या होती है, इनसे संबंधित बातें अपन पिछली क्लास में बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे साथियों किसके संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में। मनी बिल और मनी बिल के साथ में जो है वित्त विधेयक के संदर्भ में भी बात करेंगे कि वित्त विधेयक के कितने प्रकार होते हैं और धन विधेयक वित्त विधेयक में शामिल कैसे होता है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। देखिएगा जरा, किसके संदर्भ में बात करें, धन विधेयक के संदर्भ में, मनी बिल। किसके संदर्भ में, धन विधेयक। धन विधेयक के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको दो आर्टिकल जरूर ध्यान में रखने हैं जहां से अच्छा प्रश्न धन विधेयक से संबंधित पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो ध्यान में रखना, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल जो है 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, 110 में। जबकि धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाए कि धन विधेयक की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 109 में। ये दो आर्टिकल तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। इनके अलावा धन विधेयक से संबंधित दो और आर्टिकल आपको ध्यान में रखने होंगे। वो कौन सा, एक धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आर्टिकल 111 ध्यान में रखना होगा, और एक जो है धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में रखा जाएगा, आर्टिकल 117 भी ध्यान में रखना है। तो इनसे संबंधित तो आपको पहले से पता होगा कि धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है, धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में है, लेकिन आर्टिकल 111 भी ध्यान में रखना होगा और आर्टिकल 117 भी ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले कैसे पता चलेगा धन विधेयक है अथवा नहीं। भाई किसी बिल के संदर्भ में बात करें तो पता होना चाहिए कि धन विधेयक है अथवा नहीं। इसके लिए आर्टिकल 110 में धन विधेयक की क्या दी गई है, परिभाषा उल्लेखित की गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है कि इनसे संबंधित जो भी बात होगी वो धन विधेयक में क्या मानी जाएगी, शामिल मानी जाएगी। तो यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है धन विधेयक की परिभाषा। देखिएगा किसके संदर्भ में बात करें, धन विधेयक और धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा, तो ध्यान से सुनिएगा, धन विधेयक की परिभाषा के संदर्भ में आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 110, और परिभाषा में 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। उनसे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई बिल है तो उसको अपन धन विधेयक कह सकेंगे। सबसे पहला बात करें तो कर से संबंधित, किन से संबंधित, टैक्स से संबंधित। अगर किसी भी प्रकार के कर को लगाना है, अगर किसी भी प्रकार के कर को समाप्त करना है, या अगर किसी भी प्रकार के कर में संशोधन करना है तो विधेयक कैसा होगा, धन विधेयक। वापस से रिपीट कर रहा हूं, टैक्स से संबंधित कोई बात आई, यानी कर का उत्पादन करना है, कर को समाप्त करना है या कर का परिहार करना है, ऐसी शब्दावली भारतीय संविधान में उल्लेखित की गई है। यानी सामान्यतः अपन बात करें किसी भी प्रकार का टैक्स प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कोई भी टैक्स अगर सरकार लगा रही है, उसे समाप्त कर रही है, टैक्स से संबंधित किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर रही है, वो बिल हमेशा कैसा होगा, मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना है। भारत की संचित निधि पर भारित करना है। किसी भी व्यय को अगर भारत की संचित निधि पर भारित करना है तो वो बिल कैसा होगा, धन विधेयक हो। देखिए 3 प्रकार की निधियां होती हैं। आर्टिकल 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है और संचित निधि पर संसद का नियंत्रण रहता है। आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है और उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। और तीसरी जो है वो कौन सी है, लोक लेखा निधि, जिसमें जो सरकारी कर्मचारियों का जो पीएफ होता है, भविष्य निधि है, वो लोक लेखा निधि में क्या रहता है, जमा रहता है। अगर किसी भी व्यय को संचित निधि पर भारित करना है, एक तो होता है संचित निधि से व्यय और एक होता है संचित निधि से भारित व्यय। अब दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है संचित निधि से व्यय, और दूसरा होता है संचित निधि से भारित व्यय या संचित निधि पर भारित व्यय। इन दोनों में क्या फर्क हो, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा व्यय जो संचित निधि से व्यय हो रहा है उस पे सदन में चर्चा भी हो सकती है और उससे संबंधित मतदान भी हो सकता है,
लेकिन ऐसा व्यय जो संचित निधि पर भारित व्यय है उस पर केवल सदन में क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, मतदान नहीं हो सकता। ऐसा व्यय जिस पर मतदान नहीं हो सकता उसे अपन संचित निधि पर भारित व्यय कहते हैं, और ऐसा व्यय जो है तो संचित निधि से लेकिन उस पर चर्चा और मतदान दोनों हो रहा है वो क्या होगा, संचित निधि से व्यय। अगर कोई व्यय जो पहले से संचित निधि से व्यय था और उसको अगर भारित व्यय करना है तो वो बिल कैसा होगा, मनी बिल होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे। तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि भारत की संचित निधि से या भारत की आकस्मिकता निधि से, आकस्मिकता निधि, संचित निधि या आकस्मिकता निधि से किसी भी प्रकार का व्यय करना है, किसी भी प्रकार का क्या करना है, व्यय करना है, उनसे संबंधित अगर कोई बिल है तो वो कौन सा बिल होगा, मनी बिल होगा। इनके बाद नेक्स्ट आप ध्यान में रखने हैं कि भारत की उधार से संबंधित, यानी भारत किसी भी दूसरे देश से उधार ले रहा है या भारत किसी दूसरे देश को उधार दे रहा है, इस प्रकार का बिल भी कैसा होगा, मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा। भाई ऐसे बहुत सारे भारत के पड़ोसी देश हैं छोटे छोटे जिनको भारत समय समय पर उधार देता है, और भारत जो है विश्व के बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी मजबूत स्थिति है उनसे समय समय पर उधार भी लेता है। कोई भी ऐसा, तो संसद की स्वीकृति तो आवश्यक होगी ना, तो ऐसा बिल जो उधार से संबंधित है, उधार लेना है या उधार देना है, उसको क्या कहेंगे अपन, धन विधेयक कहेंगे। और लास्ट आप ध्यान में रख सकते हैं ऐसा व्यय जो भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा निधि, संचित निधि या भारत की लोक लेखा निधि, और इन लोक लेखा निधि और संचित निधि से केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में धन का क्या करना है, धन की अभिरक्षा से संबंधित, धन की अभिरक्षा से संबंधित कोई बिल है तो उसको अपन क्या कहेंगे, मनी बिल कहेंगे, उसे अपन धन विधेयक कहेंगे। तो धन विधेयक के ये 5 प्रकार हैं वो आपको सामान्यतः ध्यान में रखना है, और इनके शब्दों को पकड़िएगा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। पहला टैक्स से संबंधित है, कर को लगाना है, कर को समाप्त करना है या कर में संशोधन करना है, धन विधेयक होगा। कर प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या। ऐसा कर जो सीधा जनता से वो सीधे तौर पर वसूला जाता है, जैसे इनकम टैक्स कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर। ऐसा कर जो वसूला तो हमसे जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, कैसे, जैसे मार कर खरीदा, मार के पीछे इनडायरेक्ट रूप से जो टैक्स लगा है, जीएसटी लगी, वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। वो कैसा करें, अप्रत्यक्ष करें। और प्रत्यक्ष कर में तो क्या होता है कि आपकी सैलरी इतनी है तो इनके बदले आपको जो है टैक्स देना, वो तो प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष हमें पता ही नहीं चले, इनकी जो मूल्य है, मूल्य राशि में टैक्स ऐड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। तो टैक्स से संबंधित दूसरा, किसी भी व्यय को संचित निधि पर भारित करना है, वो बिल आपके धन विधेयक होगा। संचित निधि या आकस्मिकता निधि से उधार से उनकी व्यय से संबंधित, भारत के उधार से संबंधित, या फिर अपन बात करें संचित निधि या लोक लेखा निधि में केंद्र और राज्यों के बीच में धन की अभिरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई बिल है, उसे अपन कौन सा कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे। ये 5 बातें आपको धन विधेयक के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखी है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की क्या दे रखी है, परिभाषा। अब देखिएगा अगला प्रश्न हो सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, इनका निर्धारण। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इनका निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे पता चलेगा, लोकसभा अध्यक्ष को परिभाषा दे रखी ना आर्टिकल 110 में। लोकसभा अध्यक्ष उसको देखेगा कि है तो आय व्यय और राजस्व से संबंधित, और आय व्यय और राजस्व से संबंधित है और साथ में धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है, तो ऐसे विधेयक को क्या कहेगा, ये तो कैसा विधेयक हो गया आपके, धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष।
और लोकसभा अध्यक्ष ने किसी विधेयक को धन विधेयक बता दिया है, मतलब उन्होंने जो निर्णय दे दिया है वो अंतिम निर्णय होगा। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसके संदर्भ में? इस धन विधेयक के संदर्भ में। ध्यान से सुनिएगा, धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है वो अंतिम निर्णय होगा, वो अंतिम निर्णय होगा। उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा अध्यक्ष ने किसी बिल को मनी बिल बता दिया है तो उसे किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया निर्णय कैसा होगा? अंतिम निर्णय होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब भाई लोकसभा अध्यक्ष ने बता दिया कि ये बिल जो है धन विधेयक है, इसे अपन मनी बिल कहेंगे। अब इनके बाद प्रक्रिया क्या रहेगी धन विधेयक की? इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 109 में। तो धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया, और धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 109 में। धन विधेयक की प्रक्रिया में आपको 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु है वो ध्यान में रखने हैं। सबसे धन विधेयक के संदर्भ में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति से क्या ली जाएगी? पूर्वानुमति। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाएगी। धन विधेयक के संदर्भ में सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद आपको ध्यान में रखना है कि धन विधेयक पहले हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा, पहले हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक पहले हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। इससे पूर्व जब अपने साधारण विधेयक के संदर्भ में बात कर रहे थे तो मैंने बताया था साधारण विधेयक लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी, लेकिन धन विधेयक है तो धन विधेयक पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी और धन विधेयक को पहले हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। ये तो हम सब ने पहले से भी पढ़ा है कि धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा, लेकिन कथन और कारण का प्रश्न ये पूछ ले कि धन विधेयक को लोकसभा में ही क्यों रखा जाता है, या धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा शक्तियां प्रदान क्यों की गई, इसके पीछे कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा धन विधेयक जो है होता है ये या तो किससे संबंधित होता है? कर से संबंधित, या किन से संबंधित होता है? संचित निधि से संबंधित, या किन से संबंधित होता है? उधार से संबंधित, या फिर अपन बात करें किसी भी लोक लेखा निधि से संबंधित। ये सारी परिभाषाएं अपन पढ़ चुके हैं। कर किन पे लगता है? भाई धन विधेयक लोकसभा में क्यों रखा जाता है? कर किन पे लगता है? जनता पर। किन पर लगता है? जनता पर। संचित निधि में जो पैसा है वो पैसा किन का है? जनता का। सरकारें कोई थैला भर के साथ में लेके नहीं आती हैं कि हमारी सरकार बन गई और हम हजारों करोड़ रुपए साथ में लेके जा रहे हैं और हम जो है इस पैसे का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे जनता के हित में। नहीं, पैसा तो कहाँ है? संचित निधि में। और संचित निधि में पैसा कहाँ से आया? हमने जो भी टैक्स दिया है, सरकार की जो भी आय होती है वो सारा का सारा कहाँ जमा होता है? संचित निधि में। तो संचित निधि में जो पैसा है वो किन का है? भारत की जनता का है, ना कि राजनेताओं का है। भारत की जनता का है तो जनता का, तो इसके संदर्भ में जनता का सदन कौन सा होता है? लोकसभा। इसीलिए लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई। किसके संदर्भ में? धन विधेयक के संदर्भ में। उधार लेना है तो उधार तो सरकारें आएगी और चली जाएगी, भार तो किन पर रहेगा? जनता पर। और लोक लेखा निधि में सरकारी कर्मचारियों का जो पीएफ रहता है, सरकारी कर्मचारी कौन होते हैं? भारत की जनता। जब सारे की सारी बात धन विधेयक जो है ये किन से संबंधित बात हो रही है? जनता से संबंधित। और जनता का सदन किसको कहा जाता है? जनता का सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अब जनता का सदन लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। हम सब ने वोट दिए हैं लोकसभा के मेंबर को, राज्यसभा के सदस्यों को हमने वोट नहीं दिए हैं। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से, जिसमें जो है संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जबकि लोकसभा का चुनाव
प्रत्यक्ष विधि से होता है। जनता वैसंग मताधिकार के आधार पर भाग लेती हैं, वोट देती हैं, उन्हें चुनती हैं और सदन में भेजती हैं ताकि जनता के हितों की क्या की जाए, रक्षा की जाए। और जनता के हित जब धन से संबंधित आएंगे तो पहले बिल हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में, और लोकसभा को ही ज्यादा शक्तियां प्रदान की जाएगी। मैं कह रहा हूं कारण पता होना चाहिए। कारण अगर पता है तो ही इस प्रकार के प्रश्न, कथन और कारण के अच्छे प्रश्न बनते हैं, उसको अपन हल कर पाएंगे। नहीं तो अपन को ये तो खूब पढ़ा है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा, लेकिन लोकसभा में क्यों रखा जाएगा, इसके पीछे कारण क्या है कि सारा जनता से संबंधित है और जनता का सदन कौन सा है, लोकसभा है, इसीलिए धन विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, धन विधेयक जो लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में पारित होने के पश्चात, लोकसभा में पारित होने के पश्चात, लोकसभा में पारित होने के पश्चात इसे कहां भेजा जाएगा, राज्यसभा में। लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहां भेजा जाएगा, राज्यसभा में। अब साधारण विधेयक के संदर्भ में अपन बात करें तो राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर राज्यसभा जो है, राज्यसभा स्वयं धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, स्वयं धन विधेयक में, स्वयं धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, स्वयं धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन की सिफारिश, संशोधन की सिफारिश, संशोधन की सिफारिश लोकसभा को कर सकती है। संशोधन की सिफारिश लोकसभा को कर सकती है, संशोधन की सिफारिश लोकसभा को कर सकती है, लेकिन लोकसभा संशोधन को माने या नहीं माने जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा संशोधन को माने या न माने, माने या न माने जरूरी नहीं है। संशोधन को माने या नहीं माने जरूरी नहीं है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा स्वयं धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन तो कौन करेगी, लोकसभा करेगी, लेकिन राज्यसभा संशोधन की सिफारिश लोकसभा को कर सकती है। भी कोई बिल था, पहले लोकसभा में रखा, लोकसभा ने पारित किया, फिर किनके पास भेजा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा को पहले से समय दे दिया कि आपके पास 14 दिन का समय है, आप 14 दिन में इस धन विधेयक के संदर्भ में जो भी करना है कर लीजिएगा। तो राज्यसभा उस 14 दिन के भीतर जो है धन विधेयक में संशोधन की बात जो है स्वयं संशोधन नहीं करेगी। संशोधन की सिफारिश किनको कर सकती है, लोकसभा को। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के द्वारा भेजे गए किसी संशोधन को माने या नहीं माने जरूरी नहीं है। इसके बाद अगला जो अपने पूछा जाता है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है, 14 डेज, 14 दिन का समय दिया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में, अगर राज्यसभा 14 दिन में धन विधेयक को पारित नहीं करती है, पारित नहीं करती है, तो उसे पारित मान लिया जाता, तो पारित मान लिया जाता है, तो पारित मान लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक, 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक कर रख सकती है। इसके अलावा धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। कोई बिल राज्यसभा में भेजा तो जाएगा धन विधेयक, लेकिन राज्यसभा को पहले से समय दे रखा है, कितने दिन, 14 दिन, कि आपने अगर 14 दिन में पारित नहीं किया
तो हम इसे पारित मान लेंगे। आपकी स्वीकृति जरूरी नहीं है, आपको केवल 14 दिन तक रोक कर रखने का अधिकार है। फिर आप कहेंगे फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो राज्यसभा को 14 दिन रोक कर रखने का अधिकार दिया गया। यहां हो सकता है कि लोकसभा ने जल्दबाजी में पारित किया हो। भाई एक तो कोई कानून है जो अकेला एक सदन पढ़े, और एक जो है एक से के बाद दूसरे में पढ़े, तो दूसरा उसमें कमियां तो निकाल सकता है। हो सकता है उसकी कमियों को माने या नहीं माने, लेकिन कमियां निकालने का हक तो राज्यसभा को है ना। राज्यसभा धन विधेयक में आवश्यक संशोधन की सिफारिश किनको करेगी? लोकसभा को, कि भाई साहब ये थोड़ा सा और हो जाता ना तो ये मनी बिल जो है और ज्यादा बेहतर काम कर सकता था और उसमें अपन बेहतरीन कर सकते थे। तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। धन विधेयक में राज्यसभा स्वयं किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन की सिफारिश जो है ये लोकसभा को कर सकती है, लेकिन सिफारिश को लोकसभा माने या नहीं माने जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? राष्ट्रपति के संदर्भ में, यानी धन विधेयक को पहले लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा में पारित होने के बाद कहां आएगा? राष्ट्रपति के पास। कोई बिल जब धन विधेयक है और वो राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? कारण सुनिएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले से क्या दी है? पूर्वानुमति। मैं कह रहा हूं ना, कोई ना कोई कारण रहता है प्रत्येक घटना के पीछे, और जिस दिन पॉलिटी में आपने कारणों को समझना शुरू कर लिया, आप रट्टा नहीं मारेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले से क्या दे रखी है? अनुमति दे रखी है। भाई मेरे पास कोई बिल आया था और मैंने पहले से उस पर स्वीकृति दे दी है, और अब संसद में पारित होने के बाद दोनों सदनों में जब आप मेरे पास आया है तो मैं उस पर वापस पुनर्विचार के लिए कैसे भेजूंगा, जबकि मैंने पहले से क्या दे रखी है? पूर्व अनुमति दे रखी है। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि राष्ट्रपति ने धन विधेयक के संदर्भ में पहले से क्या दे रखी है? पूर्व अनुमति दे रखी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा विधेयक हो गया? धन विधेयक। अब अपन धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों को तुलनात्मक रूप से जानेंगे तो दोनों आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किन के संदर्भ में बात करें? दोनों विधेयक पढ़ लिए अपने, कौन कौन से? एक तो साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 107 में। साधारण विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? और दूसरा जो रहता है वो है धन विधेयक। दूसरा कौन सा? धन विधेयक। और धन विधेयक के संदर्भ में मैंने आपको दो आर्टिकल बताने की बात की थी, ध्यान रखने की। एक तो आर्टिकल 109 जिसमें धन विधेयक की प्रक्रिया दे रखी है, और दूसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 110 जिसमें धन विधेयक की क्या दे रखी है? परिभाषा। ठीक है, पहले तो आर्टिकल ध्यान में रखने। अब देखिए जरा, सबसे पहले धन विधेयक के संदर्भ में बात करें। साधारण विधेयक के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि साधारण विधेयक किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए जरा, किसके बारे में बात करें? पहले साधारण विधेयक। हमने पढ़ा था कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं।
दूसरा, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। और तीसरा, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि धन विधेयक के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक पहले हमेशा कहां रखा जाएगा? लोकसभा में। पहले हमेशा कहां रखा जाएगा? लोकसभा में। दूसरा, धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक होता है, तो धन विधेयक को मंत्री रखेंगे। धन विधेयक प्राय सरकारी विधेयक होते हैं। धन विधेयक प्राय सरकारी विधेयक होते हैं, तो इसे मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। जबकि साधारण विधेयक के संदर्भ में आपने क्या बात की? साधारण विधेयक संसद का किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। साधारण विधेयक दो प्रकार के होंगे, सरकारी है तो मंत्री रखेगा, गैर सरकारी मंत्री के अलावा दूसरा सदस्य भी रख सकता है। लेकिन धन विधेयक प्राय सरकारी विधेयक होता है और उसको मंत्री के द्वारा ही रखा जाएगा। तीसरा, धन विधेयक को लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होती है? आवश्यक होती है। ये तीन तुलनात्मक रूप से, मैं कह रहा हूं ना, पूरी को अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ें। साधारण विधेयक, धन विधेयक, देखिए तीन तुलनात्मक रूप से हो गए। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक में चौथा जो अंतर रहता है किसके संदर्भ में? एक तो अपना है साधारण विधेयक और दूसरा कौन सा है? धन विधेयक। धन विधेयक देखिए जरा, साधारण विधेयक के संदर्भ में बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। इसका क्या मतलब हुआ कि साधारण विधेयक के संदर्भ में जो शक्ति लोकसभा को प्राप्त होगी वही शक्ति राज्यसभा को भी प्राप्त होगी। यानी साधारण विधेयक में जो शक्ति लोकसभा को प्राप्त होगी वो राज्यसभा को भी प्राप्त होगी, अर्थात दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। जबकि धन विधेयक के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, धन विधेयक में लोकसभा को, कौन सी सभा को? लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। किसके संदर्भ में बात होगी? धन विधेयक के संदर्भ। अगला देखिए, नेक्स्ट आपको अंतर ध्यान में रखना है नंबर 5 पे कि धन विधेयक अपने साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु
पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। एक और आप महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रख सकते हैं, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक, साधारण विधेयक पर कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेटिंग, आर्टिकल 108। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये हो गया कौन सा? साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये 6 अंतर अपने जान लिए तो दोनों विधेयक क्लियर हो जाएंगे, साधारण और धन विधेयक। देखिए जरा, सबसे पहले आर्टिकल साधारण विधेयक के संदर्भ में आर्टिकल 107, धन विधेयक के संदर्भ में धन विधेयक की प्रक्रिया पूछे तो आर्टिकल 109, धन विधेयक की परिभाषा पूछे तो आर्टिकल 110। अब आपको ध्यान में रखना है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन का क्या मतलब हुआ? साधारण विधेयक को लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक पहले हमेशा कहां रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा में रख ही नहीं सकते, पहले धन विधेयक कहां रखा जाएगा? लोकसभा में। और मैंने ये भी बताया कि लोकसभा में क्यों रखा जाएगा, उसके पीछे क्या कारण है, वो भी ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। साधारण विधेयक अगर किसी भी सदस्य के द्वारा, क्या क्या मतलब हुआ कि अगर मंत्री रख रहा है तो वो सरकारी बिल होगा, और मंत्री के अलावा संसद का कोई भी दूसरा सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि मंत्री तो तय है ना, मंत्री कितने होंगे केंद्र में? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, यानी 70 से 80 मंत्री होंगे टोटल कुल मिलाकर, जबकि संसद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 तो लोकसभा के और 245 राज्यसभा के, तो कुल मिलाकर जो है 543 और 245, इनमें से मंत्रियों को निकालकर दूसरा कोई भी सदस्य वो भी साधारण विधेयक रख सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा कौन रखेगा? मंत्री रखेगा, क्योंकि धन विधेयक प्राय कैसे विधेयक होते हैं? सरकारी विधेयक होते हैं। धन विधेयक कैसे होते हैं? सरकारी होते हैं, यानी साधारण विधेयक को मंत्री और दोनों रख सकते हैं, मंत्री भी रख सकते हैं और मंत्री के अलावा दूसरा कोई सदस्य भी रख सकता है, लेकिन ये प्राय किनके द्वारा रखा जाएगा? मंत्री के द्वारा ही रखा जाएगा। अगला देखिए, इनके पीछे भी कारण है, मैंने कहा ना ये मंत्री क्यों रखेगा? क्योंकि सभी प्रकार के धन विधेयक क्या होते हैं? सरकारी विधेयक होते हैं। अगला देखिए, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बाद में राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ती है? स्वीकृति लेनी पड़ती। लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी? पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला देखिए जरा, साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, यानी जो शक्ति लोकसभा को प्राप्त है वो राज्यसभा को भी प्राप्त है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को मात्र कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक कर रख सकने का अधिकार है। राज्यसभा स्वयं धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। धन विधेयक के संशोधन की सिफारिश लोकसभा को कर सकती है, लेकिन लोकसभा सिफारिश को माने या नहीं माने जरूरी नहीं है। अगला, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या भेज सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले से क्या दिए हैं? पूर्व अनुमति। अगला देखिए, यहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये दोनों आपको क्लियर हो गए कौन कौन से? साधारण और धन विधेयक। तीसरा जो विधेयक रहता है उसे अपन बोलते हैं वित्त विधेयक। तीसरा जो विधेयक है ये वित्त विधेयक का ही पार्ट है। धन विधेयक, वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। देखिएगा, वित्त विधेयक के संदर्भ में अपन बात करें तो वित्त विधेयक को अपन 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? विधेयक, वित्त विधेयक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो कौन सा? आर्टिकल 117(1), अनुच्छेद 117(1), दूसरा आर्टिकल 117(3) और तीसरा धन विधेयक। तीसरा कौन सा विधेयक? धन विधेयक। आपको यहां पर ध्यान में रखना है, प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइएगा वित्त विधेयक के कितने प्रकार हैं? वित्त विधेयक के कितने प्रकार हैं? तो वित्त विधेयक के 3 प्रकार हैं, आर्टिकल 117(1), आर्टिकल 117(3) और दूसरा कौन सा? धन विधेयक। इसका मतलब हुआ कि सभी प्रकार के धन विधेयक, सभी प्रकार के धन विधेयक
वित्त विधेयक होते हैं। सभी प्रकार के धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। सभी प्रकार के धन विधेयक कैसे विधेयक होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। यानी वित्त विधेयक का दायरा बढ़ाएं, ये है वित्त विधेयक। और इस वित्त विधेयक में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने बताया कौन सा, आर्टिकल 117(1), दूसरा आर्टिकल 117(3 और तीसरा कौन सा? धन विधेयक। यानी सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। यह भी कथन और कारण का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइएगा सभी प्रकार के धन विधेयक, सभी प्रकार के धन विधेयक जो हैं ये कैसे विधेयक होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वित्त विधेयक के 2 और टाइप हैं। कौन से? आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(3। इसीलिए सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जरा, प्रश्न हो सकता है कि सभी प्रकार के धन विधेयक, सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक नहीं होते हैं। सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्यों? तो आपको ध्यान में रखना, क्योंकि वित्त विधेयक का दायरा विस्तृत है। क्या ध्यान में रखेंगे? वित्त विधेयक का दायरा विस्तृत है। वित्त विधेयक का दायरा विस्तृत है, जबकि धन विधेयक का संकुचित। जबकि धन विधेयक का संकुचित। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सभी प्रकार के वित्त विधेयक क्या होंगे? धन विधेयक नहीं होंगे, लेकिन सभी प्रकार के धन विधेयक क्या होंगे? वित्त विधेयक होंगे। अब आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि बताइए वित्त विधेयक की क्या परिभाषा है? धन विधेयक की परिभाषा तो आर्टिकल 110 में दी गई है और आपने क्लियर भी कर ली। वित्त विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करें, किसके संदर्भ में? वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक में क्या ध्यान में रखेंगे? सभी प्रकार के आय व्यय और राजस्व, सभी प्रकार के आय व्यय, सभी प्रकार के आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित, आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित विधेयक, आय व्यय और राजस्व से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक होते हैं। कौन कौन से? भारत सरकार के सभी प्रकार के आय से संबंधित, व्यय से संबंधित और राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के जो विधेयक होंगे उसे अपन कैसे विधेयक कहेंगे? वित्त विधेयक कहेंगे। जबकि धन विधेयक में जो कर से संबंधित होगा, जो उधार से संबंधित होगा, जो संचित निधि से संबंधित होगा, या संचित निधि के अलावा जो लोक लेखा निधि में केंद्र राज्यों की जो अभिरक्षा से संबंधित होगा, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? धन विधेयक बोलेंगे। इनके अलावा सभी प्रकार के आय व्यय और राजस्व से संबंधित विधेयक क्या होंगे? धन विधेयक, सॉरी वित्त विधेयक। अभी देखिएगा, इनको अपन 2 भागों में बांटेंगे। यानी एक तो अपन पढ़ चुके हैं कौन सा? धन विधेयक। 2 और रह गए। कौन कौन सा? एक तो आर्टिकल 117(1), कौन सा? अनुच्छेद 117(1), और दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कौन सा? आर्टिकल 117(3), अनुच्छेद 117(3। अब अगर इनकी आप परिभाषा जान लिए तो आपके ये वित्त विधेयक भी क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 117(1) का मतलब है कि ऐसा विधेयक, 117(1) में क्या लिखा गया है कि ऐसा विधेयक जो आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित तो है, आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित तो है, आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित तो है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। लेकिन धन विधेयक की
धन विधेयक की परिभाषा में, धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऐसा विधेयक जो किससे संबंधित है, आय व्यय और राजस्व से संबंधित तो है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है, उस विधेयक को वित्त विधेयक संख्या फर्स्ट, कौन सा कहेंगे, वित्त विधेयक नंबर फर्स्ट कहा जाएगा। कौन सा, 117(1). क्या है 117(1) में, ऐसा विधेयक जो आय व्यय और राजस्व से संबंधित तो है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित नहीं है या धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है, उसे अपन वित्त विधेयक कहेंगे। और कौन सा, 117(1). दूसरी बात करें कौन सी, आर्टिकल 117(3) में, तो आर्टिकल 117(3) में आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा विधेयक, 117(3) में क्या प्रावधान किया गया है कि ऐसा विधेयक जो संचित निधि से संबंधित तो है, किनसे संबंधित, संचित निधि से संबंधित हैं, संचित निधि से संबंधित हैं, ऐसा विधेयक जो संचित निधि से संबंधित हैं, लेकिन संचित निधि से संबंधित जो प्रावधान, संचित निधि से संबंधित जो प्रावधान धन विधेयक में किए गए हैं, जो प्रावधान धन विधेयक में किए गए हैं, उनमें शामिल नहीं है, उनमें शामिल नहीं है। ऐसा विधेयक जो किन से संबंधित है, संचित निधि से संबंधित तो है, लेकिन संचित निधि से संबंधित जो बातें धन विधेयक में उल्लेखित की गई हैं उसमें शामिल नहीं है, तो वो कैसा माना जाएगा, वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक में कौन सा, वित्त विधेयक यानी आर्टिकल 117(3). तो वित्त विधेयक के कितने प्रकार हो गए, 3। एक तो कौन सा, धन विधेयक, और दूसरा आर्टिकल 117(1) जो आय व्यय राजस्व से संबंधित तो है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। तीसरा जो है यह संचित निधि से संबंधित है, लेकिन संचित निधि से संबंधित जो प्रावधान आर्टिकल 110 में जो धन विधेयक की परिभाषा में किए गए हैं उनमें शामिल नहीं है, उसे क्या कहेंगे, 117(3). अब इनकी क्या प्रक्रिया रहती है, देखिए जरा इनकी प्रक्रिया के बारे में बात करें, यानी आर्टिकल 117(1) की क्या प्रक्रिया है और दूसरा आर्टिकल 117(3) की क्या प्रक्रिया है। दोनों कैसे विधेयक है, धन विधेयक। देखिए जरा धन विधेयक के संदर्भ में बात करें, दोनों धन विधेयक हैं। आर्टिकल 117(1), आर्टिकल 117(1) में क्या है कि आय से संबंधित है, व्यय से संबंधित है और राजस्व से संबंधित है, लेकिन धन विधेयक में शामिल नहीं है। लेकिन क्या नहीं है, धन विधेयक में शामिल नहीं है, लेकिन धन विधेयक में शामिल नहीं है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में, ऐसा विधेयक जो किन से संबंधित है, संचित निधि से संबंधित। संचित निधि से संबंधित तो है, लेकिन संचित निधि से संबंधित जो प्रावधान धन विधेयक में किए गए हैं उनमें शामिल नहीं है, धन विधेयक में शामिल नहीं। ये आपको ध्यान में रखना। इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, सबसे पहले इनके बारे में बात करें। इनकी प्रक्रिया के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, इस वाले विधेयक की प्रक्रिया देखिए जरा, ये जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यहाँ पर इस वाले विधेयक के लिए पहले क्या करनी होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इसको कहां रखा जाएगा, पहले लोकसभा में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद कहां रखा जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा में रखने के बाद आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान, आगे की प्रक्रिया किसके समान होगी, साधारण विधेयक के समान। आगे की प्रक्रिया कौन से विधेयक के समान होगी, साधारण विधेयक के समान। इसमें दो ही बातें विशेष रहेगी। पहली कौन सी, ऐसा विधेयक जो आय व्यय राजस्व से संबंधित है लेकिन धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है, उस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। और ऐसा विधेयक पहले हमेशा कहां रखा जाएगा, लोकसभा में। पहले कहां रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। और लोकसभा में पारित होने के बाद या लोकसभा में रखने के बाद आगे की सारी प्रक्रिया
वही होगी जो साधारण विधेयक की होगी। मतलब यहां पर भी राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त होगी, राज्यसभा स्वयं इस प्रकार के विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो यहां पर जो है केवल ये दो कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी और इसको प्रथम कहां रखा जाएगा, लोकसभा में, और लोकसभा में रखने के बाद आगे की सारी प्रक्रिया वो है साधारण विधेयक के समान संपन्न होगी। इस वाले की बात करें, देखिएगा जरा, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ऐसा विधेयक जो किनसे संबंधित है, संचित निधि से, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो यहां पर जो है इसको संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में रखने का मतलब है इसको लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है और वो क्या है, दूसरी बात इसमें क्या ध्यान में रखनी है, सदन में चर्चा से पूर्व, सदन में चर्चा से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक। सदन में चर्चा से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या होगी, आवश्यक होगी, और इसके बाद आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान होगी। आगे की जो प्रक्रिया रहेगी, आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान, आगे की प्रक्रिया किसके समान रहेगी, साधारण विधेयक के समान। किसके समान रहेगी, साधारण विधेयक के समान। आगे की प्रक्रिया किसके समान रहेगी, साधारण विधेयक के समान रहेगी। कौन सी हो गया, आर्टिकल 117(3). अब देखिए दोनों में तुलनात्मक रूप से बात कर लेते हैं। इनमें जो है पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी और इसको पहले लोकसभा में रखना होगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान। इसमें पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है, इसमें जो है सदन में रख सकते हैं, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन सदन में उस विधेयक पर चर्चा से पूर्व राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी, और जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया सारी किसके समान होगी, साधारण विधेयक के समान संपन्न होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक। अब देखिए वित्त विधेयक के 3 पार्ट हैं और एक बार अगर तीनों को तुलनात्मक रूप से देख लिया जाए तो और जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपनी समझ और किसी विधेयक के संदर्भ में बेहतर हो जाएगी। वित्त विधेयक के 3 प्रकार हैं। एक तो कौन सा है, धन विधेयक। कौन सा विधेयक है, धन, केवल प्रक्रिया की बात करूंगा मैं, है ना, धन विधेयक। दूसरा कौन सा, आर्टिकल 117(1), और तीसरा कौन सा, आर्टिकल 117(3). तीनों प्रकार के विधेयक कैसे है भाई, वित्त विधेयक। अब देखिए धन विधेयक में हम सबको पता है कि धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, और धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद में पहले हमेशा लोकसभा में, पहले कहां रखा जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में पारित होने के बाद कहां आएगा, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा 14 दिन तक, राज्यसभा 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक कर रख सकती है, और राज्यसभा जो है संशोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता, और यहां पर जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। क्लियर हो गया, धन विधेयक। इसमें देखिए जरा, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसमें भी लेनी होगी, राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी, पूर्वानुमति लेनी होगी, और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद में जो है पहले इसको भी कहां रखना होगा, पहले लोकसभा में रखना होगा, और लोकसभा में रखने के बाद आगे की सारी प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान, आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान, साधारण, आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान, साधारण विधेयक के समान। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो है राज्यसभा को भी समान शक्ति प्राप्त होगी, राज्यसभा को भी समान
शक्ति, केवल एक शक्ति नहीं होगी। इस प्रकार के विधेयक को पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा? लोकसभा में। तीसरा जो विधेयक रहता है उसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। क्या ध्यान में रखेंगे? संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दूसरी बात, सदन में चर्चा से पूर्व, सदन में चर्चा से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। और आगे की सारी प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान, आगे की प्रक्रिया किसके समान है? साधारण विधेयक के समान। ये क्लियर हो गया कौन सा? तीनों प्रकार के वित्त विधेयक। अब धन विधेयक का पूछ ले, आपके आर्टिकल 117(1) का पूछ ले या फिर आर्टिकल 117(3) का पूछ ले, तीनों क्लियर हैं। तीनों में आपको ध्यान में रखना है, धन विधेयक में ये प्रक्रिया रहेगी, वित्त विधेयक में जो आर्टिकल 117(1) की ये रहेगी और आर्टिकल 117(3) की रहेगी। इससे पूर्व जो है, इससे पूर्व अपने ये भी तुलनात्मक रूप से जान लिया था कौन कौन सा, एक तो साधारण विधेयक और दूसरा कौन सा? धन विधेयक। इसी प्रकार से अगर आप तुलनात्मक रूप से तीनों प्रकार के विधेयकों को जानेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक प्रकार का विधेयक और बच गए हैं, कौन सा? संविधान संशोधन, यानी भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है, संशोधन के संदर्भ में क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, संशोधन करने की क्या विधि है, इसमें ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा है या राज्यसभा, संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, 368 में कितने प्रकार का प्रावधान किया गया है और वैसे संविधान में संशोधन कितने प्रकार का हो सकता है, इनके संदर्भ में जानेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।